डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का एक वंडरफुल हिस्टोरिकल प्ले। और यह फर्स्ट प्ले है हिस्टोरिकल टेट्रोलॉजी का, जिसमें से 4 नाटक लिखे गए। जिसमें यह पहला नाटक है रिचर्ड टू और रिचर्ड द सेकंड। तो विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को हम लोग जानते हैं। द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग रिचर्ड द सेकंड, इसे कॉमनली हम लोग रिचर्ड टू के नाम से जानते हैं। यह फर्स्ट पार्ट है टेट्रोलॉजी का, जो हिस्टोरिकल प्लेज विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, जिसमें से पहला स्थान रिचर्ड टू का है, फिर हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फिफ्थ। ये 4 नाटकों का एक समूह है। यह जो प्ले है इसे लिखा गया 1595-96 में। और यह जो है किंग रिचर्ड टू ऑफ इंग्लैंड, जो अभी इंग्लैंड का राजा है, जो उसने शासन किया है 1377 से 1399, इसके बीच के लाइफ की कहानी है। ये जो प्ले है वो दिखाता है डाउनफॉल ऑफ रिचर्ड टू और उसके जितने भी नोबल सपोर्टर्स हैं, कैसे उनको या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या तो अपने तरफ मिला लिया जाता है। रिबेल्स जो हैं अपने तरफ मिला लेते हैं या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये डाउनफॉल है रिचर्ड टू का। अब आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो खुद रिचर्ड टू है, जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड है। और नाटक के शुरुआत में यह राजा रहता है और इसने यह जो गद्दी प्राप्त की है, ये जो गद्दी उसको मिली है, ये क्राउन मिला है, वो एडवर्ड थर्ड से मिला है, जो कि उसके दादा थे। अगला कैरेक्टर है जॉन ऑफ गाउंट, जो कि ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर है और रिचर्ड का अंकल है। साथ ही साथ ये हेनरी बोलिंगब्रोक का पिता है, ठीक है, जो बाद में हेनरी फोर्थ द किंग बनता है, ठीक है, अगले नाटक में जो बनता है। ड्यूक ऑफ यॉर्क है रिचर्ड का, ये भी अंकल है। ड्यूक ऑफ एमिरल, जो यॉर्क्स का सन है, यानी इसका बेटा है। फिर है थॉमस ऑफ वुडस्टॉक, ड्यूक ऑफ ग्लोसेस्टर, अंकल ऑफ रिचर्ड, जिसकी हत्या कर दी जाती है और इसका इल्जाम लगाया गया है किस पर, तो आगे आपको पता चलेगा कि जो थॉमस मॉब्रे है, ये जो है इस पर हेनरी फोर्थ जो है यानी हेनरी बोलिंगब्रोक है, वो इल्जाम लगाता है कि इस ड्यूक की हत्या इसने की है। लेकिन जॉन ऑफ गाउंट जो है वो जानता है कि इस ड्यूक की हत्या में हाथ है रिचर्ड टू का भी, ठीक है, और ये अंकल ऑफ रिचर्ड टू है, इसकी सारी संपत्ति वो हथिया भी लेता है, ठीक है। अब अगला जो रिबेल्स हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उसमें पहला नाम आता है हेनरी बोलिंगब्रोक, जो ड्यूक ऑफ हेयरफोर्ड है और यह सन ऑफ जॉन गाउंट है। बाद में यह हेनरी फोर्थ बनता है, बाद में अगले ड्रामा में यह राजा भी बनता है। अभी यह हेनरी फोर्थ है और हेनरी बोलिंगब्रोक है और रिचर्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है। अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, यह सपोर्टर है हेनरी फोर्थ का, हेनरी बोलिंगब्रोक का। इसका बेटा है जिसका नाम हेनरी हॉटस्पर है या हेनरी पर्सी है, जो नॉर्थम्बरलैंड का बेटा है। और एक और कैरेक्टर, इसका नाम है सर पायर्स एक्सटन, यही वह है जो रिचर्ड की हत्या करता है। तो इस तरीके से ये सारे कैरेक्टर्स हैं। आई होप कि अब आप सारे कैरेक्टर से परिचित हो गए होंगे। अब हम लोग इसकी कहानी को देखेंगे कि कैसे यह ड्रामा शुरू होता है और कैसे कैसे आगे बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रिचर्ड टू जो है अभी वो किंग ऑफ इंग्लैंड है और इस ड्रामा की शुरुआत में उसने जो क्राउन पहना है उसे वह मिला है एडवर्ड थर्ड से, जो उसके दादा थे। और वह जॉन ऑफ गाउंट यानी जो हेनरी फोर्थ है उसके पिता का यह भतीजा है, ठीक है, एंड हेनरी बोलिंगब्रोक का चचेरा भाई है। तो पूरे नाटक में आप देखेंगे, पूरे प्ले में देखेंगे कि रिचर्ड जो है वो अपनी शक्तियों का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। वह शायद ही किसी की बात सुनता है, किसी की एडवाइस को सुनता है, चाहे वो दोस्त हो या एडवाइजर हो। वह बहुत हेवी टैक्स लगा चुका है अपने पूरे देश के ऊपर और सारा पैसा जो है वो खर्च करता है वार में, अपने मज़े में, और जितने भी अय्यासी की चीज़ें हैं उसमें वह डुबा देता है, सारे पैसे को खत्म करता है, खर्च करता है। रिचर्ड सोचता है कि यह जो किंग बना है
जो उसके पास पावर है या उसको दैवीय पावर मिला हुआ है, वह उसे भगवान से मिला हुआ है और वह हमेशा कहता रहता है कि वह अपने क्राउन को कभी नहीं खो सकता क्योंकि भगवान उसके साथ है। लेकिन सब कुछ यहाँ उल्टा हो जाता है। इस प्ले की शुरुआत में हेनरी बोलिंगब्रोक और टॉमस मॉब्रे ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, विश्वासघात किया है। हेनरी जो है वो मॉब्रे के ऊपर एक्यूज करता है, आरोप लगाता है कि इसने षड्यंत्र रच के उसके अंकल की हत्या करवाई है, द ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर जिसका नाम टॉमस ऑफ वुडस्टॉक है, उसकी हत्या करवाई है। यहाँ आयरनी ये है कि जॉन ऑफ गाउंट जो कि हेनरी का फादर है, वह जानता है कि इस हत्या में रिचर्ड का भी हाथ है, रिचर्ड II का हाथ है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा है। जब जॉन ऑफ गाउंट और रिचर्ड दोनों ही इन दोनों को शांत नहीं कर पाते हैं, यानी हेनरी और मॉब्रे को शांत नहीं कर पाते हैं, तो एक दोनों के बीच में कॉम्बैट रखा जाता है, एक मल्ल युद्ध रखा जाता है, एक लड़ाई रखी जाती है। इसके एक रात पहले ही जो ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर की विधवा पत्नी है, डचेस ऑफ ग्लॉसेस्टर, वो जॉन ऑफ गाउंट को कहती है कि आप अगेंस्ट रिचर्ड कुछ काम करिए और उसको गद्दी से हटाइए। लेकिन जॉन ऑफ गाउंट जो है बहुत ही वफादार है रिचर्ड II के प्रति, वह कुछ भी नहीं करता है। मॉब्रे और हेनरी दोनों तैयार हैं लड़ाई के लिए, अपने सम्मान के लिए, और मरने के लिए भी तैयार हैं लड़ाई में। रिचर्ड जो है इस लड़ाई को अचानक रोक देता है और दोनों को देश निकाला दे देता है, दोनों को बैनिश कर देता है। मॉब्रे को कहता है कि तुम आजीवन बाहर रहोगे, इस देश में नहीं रह सकते, और हेनरी को 6 सालों के लिए बैनिश कर दिया जाता है कि वह जंगल में रहेगा। और पहले तो उसे 10 सालों की सज़ा मिलती है, बाद में से 6 सालों की सज़ा देकर यहाँ से इन लोगों को बैनिश कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इन दोनों को सज़ा दे देता है, तो इसके बाद वो आयरलैंड चला जाता है और एक वार में भाग लेने के लिए चला जाता है। और इसी बीच वह पूरे देश पर हेवी टैक्स लगा देता है और इन पैसों का जो वह उपयोग करता है सिर्फ वार के लिए करता है। जैसे ही रिचर्ड को पता चलता है कि जॉन ऑफ गाउंट जो है वो मरने वाला है, यानी हेनरी का फादर मरने वाला है, वह डेथ बेड पे है, रिचर्ड डिसाइड करता है कि गाउंट की वो सारी संपत्ति, उसका जितना भी इनहेरिटेंस है, वह सबको कब्जे में ले लेगा और इन सारे पैसों को वह आयरलैंड के खिलाफ युद्ध में लगाएगा। जब रिचर्ड जॉन ऑफ गाउंट से मिलने जाता है तो मरते हुए जॉन ऑफ गाउंट उसे सलाह देता है कि वह एक राजा के रूप में फेलियर है, उसे इन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, उसे पॉपुलर बनना चाहिए, लेकिन इसकी कोई बात वह मानता नहीं है। इसके बाद जॉन ऑफ गाउंट की मौत हो जाती है और रिचर्ड जो है वो इसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेता है और फिर वह आयरलैंड चला जाता है। आयरलैंड जाने के पहले वह ड्यूक ऑफ यॉर्क को अपना राज्य सौंप के जाता है। दूसरी तरफ जब रिचर्ड आयरलैंड चला जाता है, हेनरी जो है, हेनरी बोलिंगब्रोक, वो इंग्लैंड लौट कर आता है अपनी आर्मी के साथ और अपने संपत्ति के ऊपर फिर से कब्जा करना चाहता है। और जल्द ही पता चल जाता है कि उसका इंटेंशन रिचर्ड II को हटाकर खुद राजा बनने का है। और बर्कले कैसल के पास हेनरी जो है वो अपने आर्मी के साथ पहुंचता है और ड्यूक ऑफ यॉर्क से मिलता है। ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है इसके साथ लड़ाई करता है, लेकिन वह हेनरी को हरा नहीं पाता है और वह सब कुछ छोड़ देता है और पावरलेस महसूस करता है और उस आर्मी के सामने वह हार जाता है। ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है वो हार जाता है। अब हेनरी जो है जल्द से जल्द अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है और यह क्लियर हो जाता है कि अब वह रिचर्ड को नहीं छोड़ेगा। जब रिचर्ड को हेनरी के बारे में पता चलता है कि वह वहां पहुंच चुका है तो उसे लगता है कि इसे जो राजगद्दी मिली है वो भगवान की कृपा से मिली है, उसकी गद्दी कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इधर हेनरी इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं या तो उन्हें अपने साथ मिला लेता है या उनको कैद कर लेता है या उनकी हत्या करवा देता है। ठीक है, अब
जब रिचर्ड को रियलाइज होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब रिचर्ड को लगता है या तो उसके सारे लोग मारे गए हैं या उन्हें अपनी तरफ हेनरी ने मिला लिया है या गिरफ्तार कर लिया है। रिचर्ड जब लौटता है आयरलैंड से तो उसकी मुलाकात फ्लिंट कैसल के पास एक ह्यूज आर्मी के साथ हेनरी से होती है और उसके फॉलोअर्स से होती है। तो बिना कोई ऑप्शन के साथ अब वह कहता है कि रिचर्ड जो है वो तैयार है कि वह सारा इनहेरिटेंस जो है वह उसे लौटा देगा, उसके ऊपर जो भी आरोप थे उसे ख़त्म कर देगा, उसे जो देश निकाला दिया गया था वो भी हटा लिया जाएगा और ये सारे लोग लंदन लौटते हैं। दूसरी तरफ जब यह लौटता है लंदन तो रिचर्ड को लगता है कि अब जल्द ही उसे गद्दी से हटा दिया जाएगा। हेनरी जो है वो इन्वेस्टिगेट करता रहता है कि ग्लोसेस्टर्स के मर्डर में किसका हाथ है और ड्यूक ऑफ यॉर्क उसे बताता है कि रिचर्ड जो है अब वह गद्दी छोड़ने को तैयार है। अब हेनरी राजा बनने की ओर अग्रसर है। वहाँ का बिशप कार्लाइजल जो है वह उसे एक धोखेबाज कहता है और प्रोफेसाइज करता है, एक भविष्यवाणी करता है कि एक सिविल वार होगा, वॉर ऑफ द रोजेस होगा। लेकिन हेनरी कार्लाइजल को अरेस्ट करवा लेता है और रिचर्ड को एक समन भेजता है जहां पर हेनरी फाइनली रिचर्ड को गिरफ्तार करवा लेता है और हेनरी बोलिंगब्रोक जो है वो किंग हेनरी फोर्थ बन जाता है। रिचर्ड को एक टावर पर ले जाया जाता है और उसे कैद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हेनरी के खिलाफ एम्यूरल जो ड्यूक ऑफ यॉर्क का बेटा है वो हेनरी के खिलाफ खड़ा हो गया है। एम्यूरल जो है द सन ऑफ ड्यूक ऑफ यॉर्क हेनरी की हत्या का प्लान बनाता है और जब उसके पिता ड्यूक ऑफ यॉर्क को पता चलता है तो हेनरी के पास जाकर उसके लिए माफ़ी मांगता है और उसे क्षमा करने को कहता है। हेनरी जब एम्यूरल को माफ़ कर देता है और माफ़ी के बाद जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हेनरी सर एक्सटन को बुलाता है जो कि उसका खास है। पहले वह रिचर्ड का खास था लेकिन अब वह हेनरी का खास है। वह उसे आज्ञा देता है कि जाकर वह रिचर्ड का ध्यान रखे, लेकिन वह उसे साथ ही साथ बताता है कि कैसे उसे रिचर्ड की हत्या करनी है और उसे टावर ऑफ लंदन पे ले जाया जाता है जहां पर एक्सटन जाता है अपने फॉलोअर्स को लेकर और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। रिचर्ड जो है एक्सटन के कुछ लोगों को मार देता है लेकिन फाइनली एक्सटन जो है वो रिचर्ड की हत्या कर देता है और हत्या के बाद उसके डेड बॉडी को कॉफिन में लपेट कर लेकर आता है और हेनरी के सामने प्रस्तुत करता है। तो हेनरी यह बात मानने से इनकार कर देता है कि उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट है उसकी हत्या में और वह अपने आप को इन सारे दोषों से मुक्त रखता है और कहता है कि उसकी कोई गलती इसमें नहीं है, उसने ऐसी कोई साजिश नहीं की है, जबकि वह ही हत्या करवाता है रिचर्ड टू का। हेनरी ऐलान करता है कि वह एक तीर्थ यात्रा पर जाएगा एक हॉली लैंड में और वह उसके ऊपर जितने भी आरोप हैं, जो उसके ऊपर खून का एक इल्ज़ाम लगा है, वह उसको दूर करेगा और उसके बाद से हेनरी फोर्थ राजा बन जाता है। तो इस तरीके से रिचर्ड टू की ये कहानी है और कैसे रिचर्ड टू का फॉल हुआ है, यह ड्रामा उसी के ऊपर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आप इस ड्रामा को समझ गए होंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कमेंटिंग। बाय बाय।